थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता है। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अब इससे पहले हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करें, एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुझसे पूछी जाती है, तो मेरे ख्याल से मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ, बिकॉज ज़ाहिर बात है कोविड की वजह से काफ़ी लोगों की इनकम के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है, और लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि जी अगर हमारी इनकम पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हम 18,600 की रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं, नहीं मीट कर पा रहे, तो होम ऑफिस की जो रिक्वायरमेंट है वो इसके बारे में क्या कहती है। तो अगर आप प्लीज़ मेरे पुराने शोज़ देखें तो मैंने उसके अंदर बड़े डिटेल में बताया हुआ है कि देयर इज़ एन एलिमेंट जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शनल फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, जिसकी बेसिस पे आप फिर भी होम ऑफिस को कह सकते हैं कि प्लीज़ जी आप मुझे कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस के ऊपर मेरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को एक्सेप्ट करें। जो कंडीशंस क्या है फाइनेंशियल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की, वो अगर आप मेरे पुराने शो देखें तो प्लीज़ मैंने उसमें बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, मैंने किए हैं। और प्लीज़ अगर आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं और आप उन एक्सेप्शनल फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस की अजम्पशन के ऊपर जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनका हवाला दीजिएगा इन अकॉर्डेंस विद द इमिग्रेशन रूल। यानी कि जिनके थ्रू आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं, आप उनको बोलें कि कवरिंग लेटर में मुझे उन एक्सेप्शनल फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस का हवाला देने। अगर आप नहीं चाहते कि आप 10 ईयर रूट पे जाएं, या आप चाहते हैं कि आपको सेटलमेंट फिर भी मिले अगर आप 5 साल अपने लॉफुली पूरे कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। जो मैं बात करना चाहता था मैंने कर ली। अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, मेरे 3 क्वेश्चन हैं और ये तीनों जो है फीस के रिलेटेड हैं। जी जी एक तो पहला क्वेश्चन ये है कि जब आप फियांसिया का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, तो मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट है माइग्रेट, उसकी वेबसाइट पे कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल दी हुई थी। वहाँ मैंने पढ़ा था कि IHS की जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज फीस है, वो जब आप फैंसी का आप एप्लीकेशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो पे करें, लेकिन वो जब आपको 6 मंथ का वीज़ा ग्रांट हो जाता है और आप नेक्स्ट एप्लीकेशन पे जाते हैं FLRM के ऊपर स्टैंड करते हैं, जब आप मैरिज यहाँ यूके में रजिस्टर्ड करने के बाद दोबारा एप्लीकेशन उसको स्टैंड करते हैं मोर देन 30 मंथ के लिए, तो फिर आप उस वक्त जो है ये मेडिकल की जो IHS की फीस है वो आप पे कर सकते हैं। तो एक तो ये मुझे मालूम करना इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि क्या ये सही है या गलत है। और दूसरा ये था कि जो हम जब हम दोबारा मैरिज रजिस्टर्ड करवाने के बाद एप्लीकेशन करेंगे, तो हमें फिर दोबारा पूरी फीसें अदा करनी पड़ेंगी, जैसे कि स्पाउस वीज़े की फर्स्ट टाइम करनी पड़ती हैं, उसमें वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस भी आएगी और IHS की फ़ीस भी आएगी क्या? और तीसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमारे साथ क्योंकि एक डिपेंडेंट बच्ची भी है, तो उसका क्या स्टेटस होगा? उसकी फीस हमें जब हम फैंसी का वीज़े की एप्लीकेशन करेंगे, तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो हम किस एप्लीकेशन में करेंगे?
और उसकी फीस का क्या होगा और उसका स्टेटस भी क्या, वो 6 मंथ का वीज़ा होगा फर्स्ट और दोबारा हमें एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, या उसको डायरेक्ट 30 मंथ का वीज़ा मिलेगा? अगर ये मुझे आप थोड़ी सी रहनुमाई कर दें इस पे तो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जो पहली बात है, जब हम आ जाते हैं ये फियांसे वीज़े पे, तो आईएचएस की जो आपने बात की, तो आईएचएस नॉर्मली वर्क करता है 1 साल के वीज़े के ऊपर कि जी 1 साल का वीज़ा आपने इतना आईएचएस देना है, और ज़्यादातर जो 2.5 साल के वीज़े आपको मिलते हैं तो उस पर उस तरीके से आईएचएस कैलकुलेट होता है। जो आपको फियांसे वीज़ा मिलता है वो सिर्फ आपको 6 महीने का मिलता है, बिकॉज उसके अंदर आपने रिक्वायरमेंट ये मीट करनी है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वगैरह सब कुछ मीट करनी है। लेकिन आप उनको जो आप समझ लें बताते हैं होम ऑफिस को कि जी इन 6 महीनों के अंदर हम शादी कर लेंगे, और जब हमारी शादी हो जाएगी तो फिर हम फर्दर एक्सटेंशन यूके के अंदर से ही डालेंगे। जारी बात है, जो फर्दर एक्सटेंशन है आपकी वो 2.5 साल की होगी, तो फिर उस वक्त वो आईएचएस अप्लाई होता है, बिकॉज अगर आपका वीज़ा अंडर 1 ईयर है तो फिर वो आईएचएस की कैलकुलेशन बिल्कुल नॉन एप्लीकेबल हो जाती है। लेकिन जब 2.5 साल का वीज़ा आप अप्लाई करते हैं तो फिर वो आईएचएस की पेमेंट आप पे लागू हो जाती है। तो हैविंग सेड सो, मुझे एग्जैक्टली अमाउंट तो नहीं पता कि जब आप एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं कितना है, बट आई थिंक इट्स अबाउट 1560 पाउंड्स। तो उस वक्त प्रॉपर आईएचएस लगती है, बिकॉज इनिशियल आपका 6 महीने का होता है। इसी तरीके से जब आप एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं तो जारी बात है, इनिशियल एप्लीकेशन जब आप फियांसे अप्लाई करते हैं अपेंडिक्स एफएम के अंडर उसकी अपनी फ़ीस है एंट्री क्लियरेंस की, और जब आप एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं तो जारी बात है, क्योंकि आपका अगर इनिशियल वीज़ा 6 महीने का है और आप 6 महीने के अंदर अपनी शादी कर लेते हैं और आप उसके बाद एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है फिर आपको दोबारा फ़ीस सारी देनी पड़ती है, क्योंकि आपने एक फ़ीस एंट्री क्लियरेंस के वक्त दी और एक फ़ीस आप एक्सटेंशन के वक्त दे रहे हैं। एंट्री क्लियरेंस पे आप अपेंडिक्स एफएम अंडर फियांसे दे रहे हैं, एक्सटेंशन के बाद अपेंडिक्स एफएम आप अंडर स्पाउस वीज़ा दे रहे हैं, तो वो फ़ीस आप पे एप्लीकेबल होगी। और जब आप फ़ीस सेलेक्ट करेंगे कौन सी ऑप्शन पे जा रहे हैं तो फ़ीस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। जहाँ तक बात आती है बच्चे की, ये थोड़ा क्रूशल है, बिकॉज अगर बच्चा आपका स्टेप चाइल्ड नहीं है तो वहाँ फिर बड़ा बेहतर है कि आप किसी कॉम्पिटेंट जगह पे जाके थोड़ी से मशवरा ले लें, बिकॉज बेहतर ये होता है कि आपको फिर डबल फीसें ना देनी पड़े कि आप फिर शादी करके बुला लें अपने बच्चे को और स्पाउस को, रादर देन कि आप उनको फियांसे वीज़े पे बुला रहे हैं। बिकॉज पहले तो ये इस्टेब्लिश करना है कि बच्चा आपका है, यानी कि अक्सर लोग रिलेशनशिप में बच्चा पैदा कर लेते हैं और शादी नहीं हुई होती, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा आपका है या वो बच्चे आपका स्टेप चाइल्ड है। बिकॉज अगर वो बच्चा आपका स्टेप चाइल्ड है तो फिर रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, बिकॉज बायोलॉजिकल या तो जो मदर हैं उन बायोलॉजिकल मदर के पास पेरेंटल राइट्स होने चाहिए एक्सक्लूसिव, या फिर परमिशन लेनी पड़ती है बच्चे के बायोलॉजिकल फादर से जो उनके एक्स पार्टनर होते हैं कि बच्चा यहाँ आ सकता है। लेकिन उन केसेस में फिर बेहतर होता है कि आप अपेंडिक्स एफएम के अंदर अप्लाई करें एंड डू नॉट गो थ्रू द फियांसे रूट। लेकिन ये मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है टू असेस वेदर आप फियांसे रूट से आएँ या बेहतर है आप शादी करके अपेंडिक्स एफएम से आएँ बिकॉज ऑफ द चाइल्ड। तो उसके लिए अगर आप एक्सक्यूज़ में किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर वो आपके हालात पूछ के आपको बता देगा। तो इन शॉर्ट बिल्कुल फ़ीस दोनों की लगती है। आईएचएस की फ़ीस एप्लीकेबल होती है जब आप साल से ऊपर का वीज़ा ले लेते हैं, जो आप करेंगे एक्सटेंशन के वक्त। और जहाँ तक बात है कि बच्चे को फियांसे वीज़ा पे अप्लाई करना चाहिए या अपेंडिक्स एफएम पे, जनरल रूल होता है पहले ये देख लें कि बच्चा आपका है या प्रीवियस रिलेशनशिप से आपकी स्पाउस का था, उसकी बेसिस पे डिपेंड करता है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो बेहतर ये होता है कि फिर आप प्रॉपर शादी करके अपेंडिक्स एफएम के अंडर बुलाएं, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती 6 महीने बाद एक्सटेंशन वगैरह अप्लाई करने की। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारक भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से। जी तारक भाई, एक छोटा सा सवाल पूछना और एक आपसे गुड न्यूज शेयर करनी है कि जो होम ऑफिस वालों ने की वेबसाइट पे मैंने पढ़ी है, और आपसे कंफर्मेशन भी चाहिए ताकि सारे नाजरीन को भी पता चल जाए। जी तो मुझे पहला पता है आप सवाल किस मैं न्यूज़ की पूछता हूँ बात कि कर रहे हैं। जी मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मेरा सवाल ये है कि वीजा जो है ना, ईमेल आई थी वीजे की, ठीक है। तो जब हमने एप्लीकेशन डाली थी तो उन्होंने हमारे पासपोर्ट रख लिए थे, जी जैसे नॉर्मली सबके जी रखते हैं। जी तो पता ये करना था कि वो जो बायोमेट्रिक कार्ड आएंगे हमारे, वो उसके साथ ही पासपोर्ट आ जाएंगे, या पासपोर्ट के लिए हमें खुद से कोई उनको फॉर्म वगैरह या रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, या वो खुद ही भेज देंगे? ओके।
एक चीज ये है, और न्यूज मैंने 25 को मैंने पढ़ी थी, 25 तारीख को होम ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे कि जो 10 ईयर रूट है ना। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, मैं समझ, मुझे पता है आप किसकी न्यूज़ की बात कर रहे हैं। वो असल में पॉलिसी 21 अक्टूबर को निकली है, लेकिन मुझे पता है उन्होंने वेबसाइट पे 2 दिन बाद लगाई है। मैं उसके ऊपर अभी बात भी कर लेता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे पता है आप किसकी बात जी कर रहे जी। हैं। हाँ जी, अच्छा आपको पता है तो हाँ, ये तो बिल्कुल एक पता है। बहुत अच्छी खुशखबरी है, तो प्लीज सबसे शेयर करें और इसके ऊपर एक प्रोग्राम बल्कि रखें कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और इंग्लिश वगैरह की, और कैसे यानी कि 5 साल अगर पूरे हो जाएं तो उसको यानी कि जो वीजा आने में जो देर लगती है, जो पीरियड 3C का होता है, वो भी काउंट होगा इसमें या नहीं, ये सारी चीजें कुछ प्लीज ठीक है, इसके अगर ऊपर आप मैं अभी शो के रोशनी बाद डाल। एक और शो करने लगा हूँ जो सोशल मीडिया पे भी आएगा, उसको देख लीजिएगा, लेकिन मैं इसको ज़रूर अभी टच कर देता हूँ इस टॉपिक को। थैंक यू आपकी कॉल का। देखें, जहाँ तक बात है, बीआरपी कार्ड एक डिफरेंट डिपार्टमेंट देता है और पासपोर्ट एक डिफरेंट डिपार्टमेंट देता है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स को ये प्रॉब्लम होती है जिनको मैं जानता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे वैसे भी बताते हैं कि जी हमारा बीआरपी कार्ड आ गया लेकिन पासपोर्ट नहीं आए, 2 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने हो गए हैं। तो उसका जो सबसे आसान हल है आपके लिए वो ये है कि रिटर्न माय डॉक्यूमेंट होम ऑफिस की वेबसाइट पे एक लिंक है, आप उस पे जाएं और उनको बताएं कि जी हमें बीआरपी कार्ड इशू हो गया, प्लीज़ अर्जेंट बेसिस पे हमारा पासपोर्ट हमें वापस दे दें। और फिर वो डिपार्टमेंट नॉर्मली 10-15 दिन में आपको पासपोर्ट भेज देता है निकाल के। अगर उन्होंने पासपोर्ट आपके घुमा दिए तो आप उसी डिपार्टमेंट से बात करें कि अगर आपने पासपोर्ट हमारे घुमा दिए हैं, प्लीज़ हमें एक लेटर इशू कर दें ताकि हम वो लेटर जाके पुलिस में रिपोर्ट कर सकें कि आप पासपोर्ट लॉस्ट हो गए हैं आपसे, और हम जाके अपना नया पासपोर्ट बनवा लें। तो इन शॉर्ट, जो बीआरपी कार्ड आपको आता है उसका पासपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक डिफरेंट होम ऑफिस का डिपार्टमेंट है। और होम ऑफिस की वेबसाइट पे जब एक दफ़ा बीआरपी आपको आ जाए या अप्रूवल का लेटर आ जाए तो आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे भी जाके रिटर्न ऑफ पासपोर्ट का बोल सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं जो आप गुड न्यूज़ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं उसके बाद, बल्कि मैंने अभी अनिल को आज बोला भी है, अंदर वो हमारे साथ काम करते हैं, पूरा शो वो अंदर से संभालते हैं, कि आज जब मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करूँगा तो हम 10-15 मिनट की एक वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर जो नई अनाउंसमेंट आई है, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अनाउंसमेंट। और प्लीज़ आप उसको शेयर कीजिएगा बिकॉज वो हम अपने चैनल पे नेक्स्ट वीक, आई थिंक वीकेंड पे वो लॉन्च कर देंगे। लेकिन मैं आपको समरी दे देता हूँ कि होम ऑफिस ने क्या बोला है। ये बेसिकली अर्ली सेटलमेंट है यंग पीपल के लिए। तो पहले तो मैं बता दूं कि यंग पीपल कौन है। ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 18 और 25 के बीच में है, ये हम उनकी बात कर रहे हैं। अब उन लोगों के लिए होम ऑफिस ने ये बोला है कि जो लोग 18 और 25 के बीच में हैं और अगर उन लोगों ने 5 साल अपने वीज़े के ऊपर गुजार लिए, और उसमें 3C भी आता है कि अगर किसी ने 2.5 साल गुजारे और उसके बाद साल बाद दूसरा वीज़ा लगा तो पूरा साल लॉफुल रेजिडेंस में ही काउंट होता है। तो अगर 5 साल लीगल लीव के ऊपर गुजार लिए और अभी भी उनकी उम्र 25 से कम है तो वो अर्ली सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि ये उन्होंने पॉलिसी क्यों निकाली है और ये बड़ा अच्छा है कि उन्होंने ये पॉलिसी निकाली है। आई एक्सप्लेन टू यू व्हाई। ये हमने भी बड़ी ट्राई की थी कि हम इन लड़कों को, इन बच्चों को इंडेफिनेट दिलवा के दें। आई टेल यू व्हाई। ये वो वाले बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी जाने लगे हैं अभी, और इनमें से अक्सर वो होते हैं जिन्होंने A लेवल और GCSE इस मुल्क में किए हैं, लेकिन बिकॉज उनको 2.5 साल का वीज़ा मिलता है, जब वो यूनिवर्सिटी की बारी में आते हैं स्टूडेंट लोन उनको नहीं मिलता, उनको स्टूडेंट फाइनेंस नहीं मिलता बिकॉज उनके पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन नहीं है। तो उस वजह से उनको बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में, अगर वो लाइक भी हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हैं, दे एंड अप डूइंग बीटेक कोर्सेज, या कुछ उनमें से जॉब्स की तरफ निकल जाते हैं बिकॉज उनके पास स्टूडेंट फाइनेंस नहीं। पेरेंट्स ऑलरेडी पहले ओवरस्टेयर थे एक ज़माने में, अब उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ यूनिवर्सिटी की फ़ीस 9,000 तो लोकल स्टूडेंट के लिए अगर फाइनेंस ना मिले इट्स अ लॉट ऑफ मनी। तो ऐसे बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था स्टूडेंट फाइनेंस लेना और आगे जाके सर्टन केसेस में जॉब्स भी लेना बिकॉज लिमिटेड लीव टू रिमेन था। और ये उनके लिए बहुत अच्छा हो गया बिकॉज अब उनके पास इंडेफिनिट आ जाएगा अगर वो एलिजिबल हैं, और अगर इंडेफिनिट लेते हैं तो ज़ाहिर बात है उनके लिए यूनिवर्सिटी के दरवाजे वापस खुल जाएंगे स्टूडेंट लोन की वजह से, और जॉब में भी बड़ा उनको आसानी हो जाएगी। तो इन शॉर्ट ये हर एक के लिए नहीं है, ये यंग अडल्ट्स के लिए। यंग अडल्ट्स वो हैं जो 18 से 25 के बीच में हैं, लेकिन सर्टन शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, जिसमें से मेन शर्त ये है कि आपके पास वैलिड वीज़ा 5 साल तक का होना चाहिए। तो जाहिर बात है कि कुछ भी किसी भी तरीके से इस बात को ले लें, दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़। तो ये मैं समरी में बता दिया, और इस शो के अख्ताम पे आई एम गोना मेक
10-15 मिनट की वीडियो इसके ऊपर, और वो जब आपको मौका मिले तो सोशल मीडिया पे प्लीज़ उसको देख लें, शेयर करें, तो उससे आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि वो इंडेफिनेट बच्चों को, इन यंग एडल्ट्स को मिलेगा, पेरेंट्स के वीज़े उसी तरीके से चलेंगे, और अगर खुदा न खास्ता आपका बच्चा 25 से ऊपर निकल गया है तो फिर वो इस कंसेशन को यूज़ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तारिक भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से भाई। एक क्वेश्चन करना था कि मुझे इंडेफिनिट मिली थी, तो मैंने बच्चों के ब्यूटिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन की थी जी कि आजकल ये कितना टाइम लगा रहे हैं इस पे ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे भाई। आजकल? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मुझे भी बताया जाता है हमारा ब्रेक का भी टाइम है, लेकिन ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब था भाई। आजकल 6 मंथ्स तो मिनिमम लग रहे हैं। अब 6 मंथ्स तक वेट कर लो, और अगर 6 मंथ्स के बाद भी जवाब नहीं आता तो अपने एमपी के थ्रू आप रिक्वेस्ट करें होम ऑफिस से कि एक्सपेडाइट करते हैं आपकी एप्लीकेशन, बट 6 मंथ्स तक तो मिनिमम आपको वेट करना चाहिए। मुझे बताया जाता है कि अब हमारा ब्रेक का टाइम है। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक पे वापस आके हम अपना शो का सिलसिला जारी रखेंगे। लेट्स सी यू आफ्टर द ब्रेक इंशाल्लाह। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है, और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक भाई, ये पूछना था, तुम यूरोपियन है, और जब आप आए थे तो मेरी वाइफ जो थी वो डिपेंडेंट थी, ठीक है, और उसके बाद हमने इधर आ गए, और उसके बाद लास्ट ईयर उसको उधर की नेशनलिटी मिल गई है, और उसने अपना जो है ना टूरिस्ट स्टेटस अपने पासपोर्ट के ऊपर किया, ठीक है। तो अभी हमारे पासपोर्ट फिनिश हुए हैं और हमें 5 साल हो गए, तो उसका पासपोर्ट फ्रेश है, तो क्या हम उसके लिए अपना सेटलमेंट का वो डाल सकते हैं, उसका मसलन उसकी अप्लाई कर दें, तो बाद में जब हमें डेट मिली है काफ़ी ना 5-6 महीने बाद ना पासपोर्ट न्यू करने की, तो हम उसका भी अगर डाल सकते हैं सेपरेट में, मसलन उसकी डाल दें, तो जब हमारे बनेंगे तो हम भी अपने कर दें। और दूसरा ये कि क्या यूरोपियन सुना है कि वो अपने जो आईडी कार्ड है उधर उसके ऊपर भी ये अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं इसकी। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, होम ऑफिस ये कहता है कि एप्लीकेशन डालने के लिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट या आईडी कार्ड होना चाहिए। तो जो यूरोपियन नेशनल होते हैं उनके पास 2 तरीके हैं प्रूफ करने के, कि एक तो वो अपना वैलिड पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, और अगर उनके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है एप्लीकेशन के लिए तो वो अपना आईडी कार्ड यूरोपियन यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक नॉन यूरोपियन नेशनल्स की बात है, उनको वैलिड पासपोर्ट सिर्फ यूज़ करना है, और अगर उनके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है तो होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है कि वो किसी और अल्टरनेटिव आईडी को भी एक्सेप्ट कर ले, जिसमें उनका नादरा कार्ड या उनका नेशनल आईडी कार्ड होता है, अगर इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से हैं। होम ऑफिस एक्सपायर्ड पासपोर्ट को भी एक्सेप्ट कर सकता है एज लॉन्ग एज रीज़न है कि क्यों आपके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है। तो जहाँ तक यूरोपियन की बात है, 100% वो अपना वैलिड यूरोपियन कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आईडी कार्ड, इंस्टेड ऑफ देयर पासपोर्ट फॉर द एप्लीकेशन। लेकिन जो नॉन ईयू नेशनल है उनके लिए थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है कि या वैलिड पासपोर्ट दें या एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन दें कि वो जो दूसरी आईडी यूज़ करें क्यों करें, और क्यों वैलिड पासपोर्ट वो प्रोवाइड करके नहीं दे सकते। लेकिन उसमें होम ऑफिस की बहुत ही वाइड डिस्क्रेशन है। तो दैट इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच भाई आपके सवाल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Hi, brother. I'm calling you regarding my husband's visa. If you can help me. All right, ask me your question and I'll try my best to give you appropriate information. Yeah, because we really like your program, and my husband is a big fan of you, so he thought like we could ask you this question. Thank you. Basically, he's got a 5 years visa, and we wanted to know what happens after the 5 years visa.
And on what basis does he have the 5-year visa? As a dependent? No, because I'm British, so I applied for him for a 5 years visa. Okay. As a British, you get 2.5-year visa, correct? So he must have a 2.5-year spouse visa. No, 5 years, because he's from UAE. Okay, but his visa is full 5 years visa, you're saying? Yeah, it's full 5 years. All right, but you're As British. a visitor visa, yes. Sorry, as a visitor visa does he have? Yes, yes. All right, all right. I think I've slightly understood. May I ask you a question? Do you have a question in mind? Yeah, so what happens after this 5 years? Can we extend it? All right. Okay, ma'am. I'll give you an explanation. I'll try to give you good information so you could carry on from there. Okay. Now, as a starting point, ma'am, in this country, if you come here on a spouse visa and you're a British citizen, you apply for your husband to come here on a spouse visa, it's known as a 5-year route, but the visa at any one time is given for 2.5 years. So you come into this country for 2.5 years, you have to meet all the entry requirement, English language requirement, your financial requirement, accommodation, etc. You come here for 2.5 years. After 2.5 years, you get another extension in time, and then once you complete your 5 years in this country, you can apply for settlement. And out in every stage of the application, you have to prove the financial requirement, you have to meet certain other conditions. One of the key conditions in that visa category is meeting the English language, and for settlement, the life in the UK test. I think you're slightly confused because you started off by saying he's in on a visitor visa. So I'm taking a huge assumption. My apologies if I'm assuming too much. I would sincerely ask you to go and meet a competent person, and then they can look at the visa and then give you proper advice. But I can only give you information because I don't have sight of your visa. But you did mention he has a visit visa, because sometimes as a visitor you have 5-year visa in which you could come and go. It's a multiple entry visa. As a visitor, you cannot stay more than 180 days in this country. But the visitor visa, if even you're granted for 5 years in one go and you can come and go after every 180 days, does not lead to settlement. For you to have a visa that would lead to settlement, it must be a spouse visa under Appendix FM. Unfortunately, I did not have the capacity in this show to ask you very personal questions about the visa he has, because you did slightly confuse me, because if you're a British citizen, he's your husband, unless you apply Surinder Singh route, which let's put that aside. The visa for a spouse is 2.5-year visa. There is no 5-year visa. It's a 5-year route. You get 2.5 years, and after 5 years, you can apply for settlement. But then you mentioned he's here on a visitor, so maybe I presumed he has a 5-year multiple entry visit visa. That would mean he cannot stay here for more than 180 days in one go. But that visa does not lead to settlement after 5 years. You have to have a visa under Appendix FM in order to satisfy the immigration requirement for settlement. So I tried to be very general about what you've mentioned, but if you still did not get your answer, I do apologize, because like I said, I don't have the capacity in this show to ask very specific questions. I can only listen to what you have to say and then give a very wide general information on that topic. So I think it's very important for you to see a competent person, because they can have a look at your husband's visa and clarify that misunderstanding of whether it's a 2.5-year visa, you believe it to be a 5-year visa, or it is actually a visit visa with 5-year multiple entry. So I think once you meet someone like this in their office, they can go through this document. It'll only take them 10-15 minutes to explain everything to you. Thank you so much for your kind words and watching the show. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम तारिक भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से. मेरे एक छोटे सवाल है 3. First question is, जब FLRFP
एप्लीकेशन में हम वो एक क्वेश्चन देते हैं कि टाइम लिव्ड इन द यूके। सो मैं एज अ स्टूडेंट आया हुआ था 2011 से जी एंड फिर मुझे पार्टनर रूट पे उन्होंने 10 ईयर रूट पे डाल दिया था। तो मैं उसमें वो जो जिस टाइम में यूके में इंटर हुआ था वो डाल दूंगा, या जो जिस टाइम से मुझे उन्होंने पार्टनर रूट पे डाला है। ओके सेकंड क्वेश्चन इज, आपको देखते हुए भी सुना है और ये FLRFP की रिक्वायरमेंट भी नहीं है फाइनेंशियल, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो चेकलिस्ट में पे स्लिप्स क्यों मांग रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस क्वेश्चन the other reasons to stay in the UK in the application basically। बस यही सवाल आते तीन। ओके थैंक यू सो मच भाई। जहाँ तक बात आती है योर टाइम स्पेंट इन द यूके दैट यू कैलकुलेट जब आप सबसे पहले इस मुल्क में आए हैं, और अगर आप उसके बाद छुट्टियों पे भी गए हैं और 6 महीने से ज़्यादा मुल्क से बाहर नहीं रहे तो वो वही वाला पीरियड, क्योंकि इन अदर वर्ड्स व्हाट वी सेइंग इज़ कि कब आप इधर आए फिर इधर के ही हो के रह गए, बीच में बेशक छुट्टियों वगैरह पे वापस गए हो, तो वो फिर अगर आप 2011 से आए हैं स्टूडेंट और बाद में आपने फिर स्विच किया किसी और वीज़े पे, तो बेसिकली जो पूरा टाइम आपका यूके में गुजरा है वो फिर 2011 से गुजरा है, बिकॉज दैट इज़ व्हेन टेक्निकली यू माइग्रेटेड एयर। उसके बाद आप कभी वापस नहीं गए, छुट्टियों वगैरह पे गए होंगे बट यू हैवंट लाइक माइग्रेटेड बैक, तो वो क्लियर हो गया। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अंडर FP के अंदर मैंडेटरी नहीं है। ये लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि तारिक भाई अगर हम फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ की चेकलिस्ट देखें हम डर जाते हैं इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट क्यों मांगे हैं। तो एज़ लॉन्ग एज जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ID के एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस के वो आपके पास हैं कि आप करंटली कहाँ रह रहे हैं, बाकी जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है अगर आप नहीं भी देना चाहते तो उसकी एक्सप्लेनेशन दे दें, क्योंकि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इज़ नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। लेकिन वो लिखते इसलिए हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है सवाल के अंदर लिखा होता है एप्लीकेशन के अंदर कि आपके फाइनेंसेस की क्या हालत है, तो उस मद्देनज़र से वो ऑटोमेटिकली लिस्ट पिक हो जाती है, लेकिन वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं आते। जहाँ तक बात आती है अदर रीजंस की, सर वो सारा डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन किसके ऊपर है। अगर आप फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर डाल रहे हैं 10 ईयर रूट पे, तो अदर रीज़न तो वही हो गया ना कि आई हैव अ वेल स्टैब्लिश फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ, मेरी वाइफ यहाँ वेल सेटल्ड है, मेरे बच्चे हैं एंड आई एम वेल सेटल्ड है और दिस इज़ अ परमानेंट होम, एंड दैट इज़ द रीज़न, अदर रीज़न कि हम ये एप्लीकेशन डाल रहे हैं। उसके अलावा देर इज़ नो अदर एज सच। अगर खुदा न खास्ता आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है और आप उसको इस एप्लीकेशन के अंदर डालना चाहते हैं, दैट इज़ द अदर रीज़न। अदरवाइज नॉर्मली जिन लोगों के फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ वीज़े हैं दे कम ऑन अ सर्टन सेट पैटर्न और उसी हिसाब से सब कुछ चल रहा होता है, तो वो फिर कोई इतना आप समझ लें कि कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है कि अदर रीज़न के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें डालें, अनलेस अगर आपकी पहली एप्लीकेशन है और आप FLRFP के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी कवर करना चाह रहे हैं कि जी मेरे मेडिकल रीज़न भी हैं, कोई और रीज़न भी हैं। बट अगर आपको ऑलरेडी उन्होंने FLRFP पे वीज़ा दिया हुआ है क्योंकि आपका बच्चा ब्रिटिश था या आपके बच्चे को यहाँ 7 साल हो गए हैं, तो वही वेल स्टैब्लिश फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ इज़ योर रीज़न कि आप हर दफ़ा एप्लीकेशन डाल रहे हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपसे किया था 2 फीसों के मतलब, और वो तो 100% क्लियर हो गए। और एक जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा आवाम है, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको उसका सिनेरियो अगर मैं क्लियर कर दूं तो शायद बेहतर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो जो स्टेप डॉटर है वो मेरी स्टेप डॉटर है जिसको मैं वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं हम लोग उस पे फैंसी वीज़े पे। असल में बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि असल में तो हम लोग मैरिज है, हमारी लीगल मैरिज है, लेकिन क्योंकि वो टेलीफोन वीडियो कॉल पे की थी जो होम ऑफिस एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसलिए अब हमने वो प्लान जो है वो टर्की शिफ्ट किया हुआ है। मेरी वाइफ और मेरी स्टेप डॉटर इस वक्त टर्की में रैश पजीर हैं और हम वहाँ से तो ये वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो पहली कोशिश तो मेरी ये होगी कि हम वहाँ पे दोबारा मैरिज रजिस्टर्ड करके स्पाउस वीज़ा ही अप्लाई करें, जिससे जो है हमारी फीसें भी बच जाएं और एक ही दफ़ा में ये सारे मसले हल हो जाएं। और अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई मैरिज रजिस्टर करने में, तो फिर हम जो है सोच रहे हैं कि फियांसे वीज़ा अप्लाई करके तो यहाँ पे होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे मैरिज रजिस्टर्ड करें और फिर जो है हम उसको एक्सटेंशन करें। तो अगर हम स्पाउस वीज़ा करते हैं फिर तो चाइल्ड मेरी स्टेप डॉटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसमें डिपेंडेंट में शामिल हो जाएगी। और अगर हमें खुदा ना खास्ता फियांसा वीज़ा ही अप्लाई करना पड़ा वहाँ से,
तो फिर मैं स्टेप डॉटर के लिए कौन सी एप्लीकेशन सूटेबल होगी, ये तो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था सिनेरियो, अगर आप इस पर रोशनी डालें तो थोड़ी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। स्टेप डॉटर का भी फिर आप डिपेंडेंट वीज़ा ही अप्लाई करेंगे उनके फियांसे वीज़े के साथ। लेकिन अगर आपकी वो स्टेप डॉटर थी, मैंने एक और बात का जिक्र किया था, आप इसका प्लीज़ ख्याल रख लें कि जब आपकी जो अब वाइफ हैं, आपने काम में शादी की हुई है, और उनके जो फॉर्मल हस्बैंड हैं, जब उनकी सेपरेशन हुई थी तो चाइल्ड की एक्सक्लूसिव यानी कि होल कस्टडी, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ के ऊपर हो। वो लिखा होना चाहिए कोर्ट के कॉन्टैक्ट ऑर्डर कह रहा हूँ, डिवोर्स सर्टिफिकेट के अंदर। और अगर कोर्ट के डिवोर्स सर्टिफिकेट के अंदर ये नहीं लिखा हुआ तो प्लीज़ आपको फिर ये अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन उनकी होम कंट्री से हासिल करनी पड़ेगी। बिफोर आई गो इनटू द नेक्स्ट कॉल, जहाँ तक बात आती है ना प्रॉक्सी मैरिजेस की, कि अगर आप इस बात पे कंसर्न है कि प्रॉक्सी मैरिज हुई है, वो डिपेंड करता है कि उस मुल्क के कानून के हिसाब से वो प्रॉक्सी मैरिज रिकग्नाइज्ड है या नहीं। लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज आई थिंक आप अगले स्टेप के अंदर आ गए, बिकॉज फॉर सम रीज़न आपने उनको मूव करके टर्की के अंदर ले आए हैं। मुझे नहीं पता उनका रेजिडेंट स्टेटस टर्की के अंदर क्या है, लेकिन मैं अगर आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ ना, तो इस चीज़ जो भी आप कर रही हैं कि मैं थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लूँ, सर इससे बहुत ज़रूरी और ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से बात करके प्रॉपर एडवाइस लें रादर देन इन्फॉर्मेशन। देखिए ये मामला ये नहीं कहता कि मुश्किल है, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी का मामला है, या आपकी वाइफ जो अब करंट बन गई है एक तरह से, उनकी ज़िंदगी का मामला है, और जो बच्ची है उसकी लाइफ का मामला है। तो इसमें आप सर इस तरह छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लेके एक खुलासा करने की ना कोशिश करें, बिकॉज ये मैं आपकी बेहतरी के लिए बोल रहा हूँ कि इन केस कोई मिस चीज़ ना हो जाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से आराम से बात करें, उनको अपने केस को दिखाएं और उनसे बोलें कि इस केस के अंदर गिवन दीज सर्कमस्टांसेस मेरे लिए बेहतर क्या है, कि आया मैं फियांसे वीज़ा अप्लाई करूं विद द गर्ल एज अ डिपेंडेंट उसके अंदर, या फिर आप मुझे बताते हैं, मशवरा देते हैं, जब उनसे जाके मिलेंगे सारे हालात डिस्कस करेंगे कि गिवन दीज सिनेरियोज आप ये मुझे मशवरा देते हैं कि मैं स्पाउस वीज़ा अप्लाई करूं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो चीज़ करें रादर देन, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सर, कि आप छोटी छोटी चीज़ों का खुलासा करके कोशिश करें अपना कोई हल निकालने की, बिकॉज दैट इज़ अनफेयर ऑन देम एज वेल, बिकॉज मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ सकता जो मैं पूछना चाहता हूँ। ये सिर्फ मैं आपकी भलाई के लिए बात कर रहा हूँ। मुझे बताया जाता है अभी कान में कि तारिक भाई हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक पे वापस आके इंशाल्लाह ताला हम अपनी और भी कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। इंशाल्लाह ताला लेट्स टेक सम मोर कॉल्स आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मेरा ये सवाल था कि मेरा 5 year रूट है बेसिकली, एंड क्या कहते हैं, जो प्रॉब्लम आ रही है दैट्स द थिंग, कि आई हैड टू स्पेंड about 4.5 months in Pakistan because my brother passed away. I went in October, then I had to stay there to November में मेरे भाई का इंतकाल हुआ, then I came back in February. And also it's because of COVID, I was traveling with my baby. तो उसके अलावा ये था कि we have less proof of address for one of the other addresses. लेकिन जहाँ अभी हम रह रहे हैं, that address was basically only for like a few months. But then for this address we have about most of the proofs we have is from this address, which is dated like most likely 2 years. And अब मेरा extension हो रहा है, तो would that cause any hindrance, and what can I overcome? Like what can I do to overcome the problem?
All right. That's my only question. Thank you. Thank you, ma'am. I do apologize and condolences on the passing of your brother. I hope आपकी family को सब्र मिले. उसमें आप घबराने की बात नहीं है because you have children, you are a genuine couple. तो आप उसमें बिल्कुल ना घबराएं कि extension के वक्त वो कोई आपके लिए problem create करेंगे. Let me explain कि वो जो 2 साल का period है, ठीक है ये होता है बिल्कुल, लेकिन वो बहुत बहुत ज़रूरी होता है जब लोग पहली दफ़ा application डालें and they're relying on the fact instead of getting married they are relying on the fact that they've been living together for 2 years. उस वक्त वो बहुत बारीकी से examination करते हैं उन documents की. When you're here on a spouse visa और आप extension apply करें, as long as you've given a plausible explanation कि हमारे पास क्यों एविडेंस सिर्फ इतना सा है इस जगह का, बट वी हैव टेनेंसी एग्रीमेंट, वी हैव द लैंडलॉर्ड लेटर कि वी वर लिविंग देयर, दैट इटसेल्फ इज़ कंपैटिबल, यानी कि दिस इज़ एक्सेप्टेबल और इशू रेज नहीं करते होम ऑफिस उन चीज़ों के ऊपर. फिर दे मे आस्क यू सम एडिशनल क्वेश्चंस, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं होगी कि वो खुदा न खास्ता वो आपको आउटराइट रिफ्यूज़ कर दें. जो 2 साल इकट्ठा रहना बहुत रेलिवेंट होता है जब पहली दफ़ा आप एप्लीकेशन डालते हैं. you're relying on your marriage certificate because आपकी शादी नहीं हुई होती. you're relying on the fact कि you've been living together for 2 years. उस वक्त वो ज़्यादा एग्जामिनेशन डिटेल करते हैं कि make sure they have ample evidence to prove on the balance of probability that you are living with your partner for 2 years, but not in this category जो आपकी है, but you still have to prove and जो आपके पास एविडेंस है that should be sufficient, जिस तरह आपने बताया. Thank you so much आपकी कॉल के लिए. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. Tariq ji, good evening. How are you? I am good. Good evening to you, sir. Thank you very much for taking my call. No problem. You're a good-looking person with a very good voice. So now comes my question. Yes. I have a twofold question. I'm living in the UK on indefinite leave given to remain for the last 27 years. Okay. My question is, from my understanding, you are allowed to be out of the country up to 2 years at a stretch if you decide to do so. Now, let's say for some reason I say I want to go and work in a different country or go somewhere or take a break and stay for maybe a year and a half under the 2-year threshold, and I come back. And when I return to the UK, I spend another month, and I go out again for a long period of time, again coming back, returning to the country in less than 2 years. Is there going to be any issue with that? All right. Let me first explain to you. You very well read the policy itself that says that if you have indefinite leave to remain, you leave the country and you remain outside the country for over 2 years, then we may revoke your indefinite, or it's not automatically revoked, but they will then revoke your indefinite leave to remain. Now, if you come back into the country before the expiration of 2 years, but your intention is to live here permanently, then the clock is reset. It's a very subjective test. But if you've come back here and it seems that you have only entered the country to reset the clock and then you immediately have left back to where you came from, then obviously they will look into that in more detail. And there's a very high likelihood that when they catch on with this, they may say to you, we're going to revoke your indefinite leave to remain because you've been living abroad and you only came here for 1 month to reset the clock. So I think it's a very subjective test. And if you could prove that when you came back after a year and a half, your intention was to live in this country, but for some reason which known to you, your circumstances changed, your plan changed, and you went back, then of course the clock is reset. So I think it's a very subjective test. So first of all, I have known people who've come and gone and they've not picked this up and the clock has been reset. But in principle, it's a subjective test. And I think I've tried to keep it very simple for you. As long as you can prove to them that when you came back after a year and a half, your intention was to live back in this country, to live here permanently, you intended to make UK your home, the clock is reset. That is how simple it is. Thank you so much आपकी कॉल के and very kind remarks. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. Good evening, Tariq Sir. Good evening to you, ma'am. मैंने एक क्वेश्चन पूछना है कि 21 अक्टूबर को कोई चिल्ड्रन IL और कंसेशन पॉलिसी आई है. जी जी. उसके बारे में है क्योंकि वो किसी ने बताया कि हमारे बच्चे एलिजिबल हैं क्योंकि हम यहाँ पे 7 ईयर बेस पे थे
तो हमें अब फर्स्ट एक्सटेंशन दोबारा आ गई है। पहले 2.5 साल का वीजा मिला था, फिर एक्सटेंशन हुई है, उसकी भी हमें ईमेल आ गई है कि आपको 30 जी। मंथ का ग्रांट कर दिया है। तो अब मेरे बच्चे इंडिया से ही आए थे, तब वो एक 11 का था, एक 7 का, एक 5 का था। तो मेरे बच्चे इस पॉलिसी में आते हैं अगर हम इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करें प्लीज। आप मुझे बता दें थैंक उनकी यू। उम्र कितनी है आपके बच्चों की? सॉरी मैंने वो नहीं सुना। जब आए थे एक की 11 साल थी, एक 7 साल का था, एक 5 का था। अब जो बड़ी बेटी है वो 23 ईयर की है, छोटी 18 की है और बेटा 17 का है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जो उसमें मैंने जिस तरह भी अर्ज़ किया था, आपकी कुछ कॉलों से पहले किसी की कॉल आई थी कि मैं अभी समराइज़ कर देता हूं, लेकिन आज का ही मेरा प्लान है कि शो के बाद मैं एक 10-15 मिनट्स की या 8 मिनट्स की, जितना भी टाइम लगता है, एक वीडियो बनाऊंगा जो फिर हमारे जो चैनल है, आप देखें, मैं कभी कभी अक्सर सोशल मीडिया पे डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर वीडियो लॉन्च करता हूं, तो वो फिर आएगी, तो उसमें मैं थोड़ा सा इसकी समरी दे दूंगा। बट इन शॉर्ट, सर्टन कंडीशंस हैं जो आपके बच्चों को मीट करनी है। अगर वो उन कंडीशंस को मीट करते हैं तो बिल्कुल वो इनडेफिनेट की कंसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो मोटी मोटी कंडीशंस हैं कि पहली तो बात है कि उनके एज 18 टू 25 के बीच में होनी चाहिए, जो आपने बोला, और जो दूसरी मेन कंडीशन है, जो की कंडीशन है, हाफ द लाइफ के अलावा, क्योंकि 18 टू 25 वाला अगर आप रूल देखें तो वो हाफ द लाइफ के ऊपर अप्लाई होता है, कि 5 साल उनके पास कंटिन्यूस वीज़ा रहना चाहिए। तो अगर उनके पास 5 साल तक कंटिन्यूस वीज़ा रहा है, यानी कि ये नहीं कि अगर 2.5 साल का सिर्फ वीज़ा मिले और इस एज ब्रैकेट के अंदर उनकी अभी पहली एक्सटेंशन है, उनको 5 साल वीज़े के ऊपर नहीं हुए, एक होता है 5 साल रहते हुए, ये बात उन्होंने कंडीशन में नहीं रखी है। दिस इज़ द की थिंग जो लोगों को थोड़ी सी आई थिंक इशू होगा फ्यूचर में, कि 5 साल वीज़े के ऊपर उनको हो चुके हों, तो फिर वो ये इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की कंसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने ये करना है कि अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है इसके ऊपर, जो कि मुझे पता है जिस तरीके से उन्होंने ये लिखा है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगी, मुझे ऑलरेडी पता है, और आई कैन सी इट कि लोगों को कन्फ्यूजन होगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, उनको अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ बता दें, कितना अर्सा इस मुल्क में गुजारा है ये बता दें, और ये बता दें कि वीज़े के ऊपर कितना टाइम उन्होंने गुजारा है। वो नॉट मोर देन 5 मिनट्स में आपको बता देंगे कि क्या वो इनडेफिनेट के कंसेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। सिंपल एज दैट। और प्लीज़ अगर आपके पास टाइम हुआ तो मैं जब सोशल मीडिया पे ये वीडियो वीकेंड तक लॉन्च करूँगा तो प्लीज़ आप उसको भी शेयर करें और आगे लोगों को भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उससे आपकी और नॉलेज में इजाफा होगा। थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सुमैर है। मैंने कुछ अपना वीज़े के बारे में आपसे डिस्कस करना था। जी जी बोलें सुमैर। एक्चुअली मेरी 2 बेटियां हैं, एक 7 साल की और एक 5 साल की है। तो मुझे कोर्ट से उनकी कस्टडी भी मिल चुकी है, मेरे पास कोर्ट ऑर्डर भी हैं। तो मैंने तो मेरा मैं जब पाकिस्तान से आया था इधर, तो मेरे पास तब बच्चों के बिहार में वीज़ा लगा था 2 इयर्स का, लाइक 10 इयर्स के रूट में मुझे डाल दिया था। तो फिर वो मैंने अभी जो है ना नया केस अप्लाई किया था, तो मेरे फैमिली इशू था, तो फिर मैंने बच्चों की कस्टडी के लिए अप्लाई किया था, मुझे बच्चों की कस्टडी मिल गई और मैं केस जीत गया जी। तो मेरे मई में मैंने वीज़ा अप्लाई किया था अपने सॉलिसिटर के थ्रू जी। मैंने B1 टेस्ट भी किया था और जुलाई को मेरी लास्ट हियरिंग थी, तो वो मैंने ऑर्डर भी सबमिट कर दिए थे होम ऑफिस को मेरे सॉलिसिटर ने। जी। अभी मुझे पूछना था, वो कह रहे थे कि पत्नी आपका इंडेफिनेट लगेगा, क्या लगेगा आई डोंट नो। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कभी मेरा इंडेफिनेट लगेगा, ये मेरा वीज़ा भी लॉन्ग टाइम हो गया, अभी तक आया भी नहीं, कुछ रिप्लाई भी नहीं आया, तो इस बारे से आपसे पूछना था। देखिए, आई बी ऑनेस्ट विद यू, इनडेफिनेट तो मुझे तुक नहीं समझ आती कि क्यों आप बोल रहे हैं, बिकॉज आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि तारिक भाई जो मैं पहली लीव पे आया था वो 10 ईयर रूट पे थी। तो 5 ईयर रूट पे आपको उस वक्त इंडेफिनेट मिलता है जब आपकी दोनों एक्सटेंशंस 5 ईयर रूट पे हों। तो अगर आप आई 10 ईयर रूट पे थे तो फिर तो इंडेफिनेट जब तक 10 साल पूरे नहीं होंगे आपका नहीं बनता। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपके बच्चे की कस्टडी आपके पास आ गई है और आपने इंग्लिश टेस्ट दे दिया, तो होम ऑफिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे 10 ईयर की बजाय 5 ईयर रूट पे डालो। तो अगर होम ऑफिस आपको 5 ईयर रूट पे डाल देता है अपनी डिस्क्रेशन अप्लाई करके, क्योंकि आपने इंग्लिश टेस्ट दे दिया है, बच्चे आपके साथ हैं, आप पेरेंट रूट पे 5 ईयर पे क्वालिफाई करते हैं, तो आपकी क्लॉक रीसेट होती है। यानी कि जो पहला 2.5 साल था वो आपका 10 ईयर रूट पे था, और सेकंड एक्सटेंशन आप बोलते हैं मुझे 5 ईयर रूट पे दे दो, तो क्लॉक रीसेट होकर 0 पे आ जाती है। यानी कि सेकंड एक्सटेंशन से आपने 5 साल पूरे करने, यानी कि 7.5 साल बाद फिर आप सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पहला वीज़ा 2.5 साल का था और सेकंड आप 5 ईयर रूट पे अप्लाई करें और वो दे भी दें, तो आप इन 2
पीरियड्स को ऐड नहीं कर सकते बिकॉज पहला वाला पीरियड 10 ईयर रूट पे था और सेकंड वाला पीरियड 5 ईयर रूट पे था। आपका क्लॉक रीसेट हो जाती है जब आप 5 ईयर पे जाते हैं। तो आई विल बी वेरी सरप्राइज, लेकिन होम ऑफिस कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर आप इमिग्रेशन रूल की बात करते हैं तो यू विल हैव दिस हिंड्रेंस कि आपकी सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आउट ऑफ द रूल होम ऑफिस आपको सेटलमेंट देता है तो वो तो सर उनकी डिस्क्रेशन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको कानून के बारे में बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। तारिक भाई कैसे हो, ठीक हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। हाँ जी सर, ऐसा था कि मेरे को बेटी के बिहाफ पे 7 ईयर के बिहाफ पे सारी फैमिली को वीजा मिला था जी। जी जी, ठीक है जी। हाँ जी, तो मेरे बेटे को अगले साल यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उसको लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, कि या हमें ये फीस पे करनी पड़ेगी? सर हम लोग स्टूडेंट फाइनेंस का काम नहीं करते, तो मैं उसके ऊपर कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो स्टूडेंट फाइनेंस की एप्लीकेशन डालेंगे तो वो पूछ सकते हैं स्टूडेंट फाइनेंस वालों से कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं उसके ऊपर इसलिए ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता कि वो मेरे एरिया नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत तो पता है, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि जिस चीज़ का मुझे थोड़ा बहुत पता हो मैं उसके बारे में उस तरह बात करूं। तो स्टूडेंट फाइनेंस वालों से आप बात करें, और अगर खुदा न खास्ता यूनिवर्सिटी के अंदर उसको स्टूडेंट फाइनेंस लोन नहीं मिलता तो आप यूनिवर्सिटी से भी, अगर माशाल्लाह आपका बच्चा इज़ डूइंग वेरी वेल, तो आप यूनिवर्सिटी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस की। बिकॉज इन यूनिवर्सिटी की जो अच्छी बात है कि पहले एडमिशन देते हैं, बाद में पूछते हैं कि भाई आप पैसे कैसे पूरे कर रहे हैं। एंड आई लव दिस सिस्टम कि वो शुरू में आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछते कि जी आप फ़ीस कैसे पे करेंगे। पहले बच्चे को मेरिट पे एडमिशन देते हैं, जब एडमिशन हो जाए तो फिर आपसे पूछते हैं कि आप स्टूडेंट फाइनेंस के थ्रू पैसे दे रहे हैं, पर्सनली पैसे दे रहे हैं, या अगर आपके पास स्टूडेंट फाइनेंस और पर्सनली कुछ भी नहीं है, यूनिवर्सिटी में ये ऑप्शंस हैं, आप इनके अंदर अप्लाई करें, हम आपको कोई असिस्टेंस दे देंगे। दिस इज़ अ लवली थिंग जो ये मुल्क करता है। सो अगर आपका माशाल्लाह बच्चा इस केपेबल है कि यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा उनका एडमिशन हो गया, और अगर स्टूडेंट फाइनेंस वालों ने उनको रिजेक्ट कर दिया थ्रू रेजिडेंसी की, उनके पास रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि आप बच्चे की ट्यूशन फ़ी पे कर सकें, आप यूनिवर्सिटी से रिज्यू कर सकते हैं। ऑल अच्छी यूनिवर्सिटीज़ इस मुल्क में उनके अपनी बर्सरीज़ हैं, उनके अपने आप समझ लें स्कॉलरशिप्स हैं जो वो बच्चों को देते हैं, जिसकी बेसिस पे दे वांट द चाइल्ड टू स्टडी, और वो स्कॉलरशिप से उसको पूरा कर लेते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। विश यू ऑल द बेस्ट। अब मुझे कान में बोला गया कि तारिक भाई हमारा क्लोजिंग का टाइम है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।